राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए। वे अनुभवहीन थे और उनकी टीम में भी वैसे ही लोग अरुण नेहरू और अरुण सिंह जैसे लोग थे। इस कठिन समय में उनकी अनुभवहीनता ज्यादा प्रकट हो गई। एक तरफ शाहबानो मामले में वे मुस्लिम तुष्टीकरण करते नजर आए, तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि विवाद में अयोध्या में शिला पूजन और वहां का दरवाजा खोलकर उन्होंने हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपनाई। कहने का मतलब कि दोनों समाज को उन्होंने खुश करने के चक्कर में दोनों को नाराज किया। इसी समय देश की आंतरिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पंजाब और तमिलनाडु में अशांति बढ़ रही थी और उनकी अलोकप्रियता को बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किया बोफोर्स तोप घोटाला ने, जिसको मुद्दा बनाकर उनके रक्षा मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत कर दी और अरुण नेहरू, अरुण सिंह, आरिफ मोहम्मद खान के साथ एक जन मोर्चा बनाया। बाद में वीपी सिंह ने टीडीपी, डीएमके और असम गण परिषद के साथ मिलकर एक नेशनल फ्रंट बनाया और इन परिस्थितियों में 1989 का चुनाव हुआ। इस चुनाव में नेशनल फ्रंट का गठबंधन कम्युनिस्टों और भाजपा के साथ भी रहा। कांग्रेस को लगभग 40% मत आया और 191 सीट जीतकर वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। लेकिन इतने ही प्रतिशत मत लाकर विपक्षी खेमे को बहुमत के लायक सीट मिल गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को सबसे बड़े दल होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया। बाद में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 1977 के सरकार के तरह ही सैद्धांतिक आधार पर मतभेद थे, जिसमें खटपट शुरू हुआ। वीपी सिंह को अपने दल में भी मतभेद था, इसीलिए उन्होंने अपना गुट मजबूत करने के लिए मंडल कमीशन का दांव खेला। बदले में भाजपा ने आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू कर दी, जिसे बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दी। इसके बाद भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, वीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह फॉर्मूला को दोहराते हुए जनता दल से टूटे चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया और कुछ दिन बाद उनकी सरकार भी गिरा दी। इन परिस्थितियों में 1991 का चुनाव हुआ। 3 फेज में होने वाले उस चुनाव में एक चरण के बाद ही राजीव गांधी की तमिल आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद हुए दो चरण के चुनावों में कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिला और वह बहुमत के आसपास पहुंच गई। ऐसे में कांग्रेस में अर्जुन सिंह, शरद पवार और नारायण दत्त तिवारी के बीच रस्साकसी शुरू हुई। कोई निर्णय न होने की स्थिति में नेपथ्य में धकेल दिए गए पीवी नरसिम्हा राव को आंध्र प्रदेश से लाकर प्रधानमंत्री बनाया गया। वे उस समय काफी बीमार भी थे और उनके राजनीतिक महत्व को ऐसे ही समझ सकते हैं कि 1991 के चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरसिम्हा राव में जान आ गई। उन्होंने सरकार पर नियंत्रण करने के साथ साथ पार्टी पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया और स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 5 वर्ष तक उन्होंने जैसे तैसे करके सरकार चलाई। इस समय में कई विवादास्पद फैसले हुए और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे। इसी समय में सन 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी समय में पंजाब और कश्मीर में भी हिंसा के व्यापक दौर देखने को मिले। पुनः राजनीतिज्ञ और अपराधियों के गठजोड़ पर बोहरा कमेटी का रिपोर्ट भी इसी समय आया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे और इस परिस्थिति में 1996 का चुनाव हुआ, जिस चुनाव में भाजपा पहली बार सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी और उसे 20% वोट के साथ 161 सीट मिला, जबकि कांग्रेस को 29% वोट के साथ 140 सीट मिला। इस समय तक आते आते भाजपा ने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था। वे महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में समता पार्टी और हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के साथ
चुनावी पूर्व समझौता कर चुकी थी और इस प्रकार से उनके गठबंधन को 187 सीट प्राप्त हुआ था। सबसे बड़े दल होने के नाते तत्कालीन राष्ट्रपति ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने के लिए निमंत्रण दिया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, लेकिन अपना बहुमत साबित नहीं करने के कारण 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद विरोधी दलों ने मिलकर कांग्रेस के सहयोग से देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया। पुनः कुछ महीनों के बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर फॉर्मूला को दोहराते हुए आई.के. गुजराल को कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनाया गया। इस समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी बन चुके थे और उनकी भी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी। ऐसे में उन्होंने आई.के. गुजराल के सरकार को भी गिरा दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इस स्थिति में 1998 में पुनः लोकसभा का चुनाव हुआ। इस समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। 1998 के चुनाव में भाजपा को जीत मिली। 26% मत के साथ 182 सीट मिले, जबकि कांग्रेस को 26% मत के साथ ही 141 सीट मिले। तो कांग्रेस को और भाजपा को बराबर मत प्रतिशत मिले, लेकिन भाजपा ज्यादा सीट जीती। इसका कारण था उसका गठबंधन बनना। इस समय में एनडीए का आकार और बढ़ चुका था। इस चुनाव के बाद एनडीए लगभग बहुमत के पास पहुंच गई, जिसे बाद में जयललिता की एआईडीएमके ने सहयोग देते हुए बहुमत तक पहुंचा दिया। लेकिन 13 महीने बाद जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और भाजपा की सरकार एक वोट से गिर गई। इस बीच सोनिया गांधी का अपने पार्टी में भी शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर के द्वारा विदेशी मूल के मुद्दे पर विरोध किया जा रहा था, क्योंकि पिछले चुनाव में भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बना चुकी थी। इन परिस्थितियों में कांग्रेस का विभाजन हो गया और शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नामक एक पार्टी बनाई। इन परिस्थितियों में 1999 का चुनाव हुआ। इस बीच में एक और प्रमुख घटना हुई कि जिस समय में वाजपेयी की कार्यकारी सरकार ही चल रही थी, उनकी सरकार गिरने के बाद उसी समय कारगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ किया, जिसमें भारत सरकार ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया भारत की सेना ने और उसे पराजित किया। 1999 के चुनाव में भाजपा को इसका बड़ा लाभ मिला। एक तरफ कांग्रेस में आंतरिक कलह था, दूसरी तरफ कारगिल वार के कारण राष्ट्रवाद का उभार था, तीसरे वाजपेयी के एक वोट से हारने के कारण उनके प्रति सहानुभूति भी थी। एनडीए और मजबूत हुआ था। इन परिस्थितियों में भाजपा को 182 सीट मिली और एनडीए लगभग बहुमत के करीब पहुंच गया, उसे 270 सीट मिली। पहली बार चुनाव पूर्व गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और भाजपा की सरकार 5 वर्ष तक चलती रही। सन 2004 ईस्वी में चुनाव अपने निर्धारित समय से 6 महीने पहले किया गया। भाजपा का यह मानना था कि अभी माहौल भाजपा के अनुकूल है, इसलिए समय से पूर्व चुनाव हो जाना चाहिए। 2004 में हुए चुनाव में यूपीए ने एनडीए से सीख लेते हुए अपने गठबंधन का विस्तार हुआ। सही अर्थों में यह पहली बार 2 गठबंधनों के बीच चुनाव था और इस चुनाव में बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने जीत हासिल की, उसे 218 सीट मिले, जबकि भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को 181 सीट मिला। बाद में वामपंथियों के सहयोग से यूपीए की सरकार हुई। इस समय में काफी लोक कल्याणकारी फैसले लिए गए, किसानों के कर्ज माफी हुए, रोजगार के क्षेत्र में नरेगा जैसे कार्यक्रम चले। लेकिन अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील संबंधी समझौते के मामले में वामपंथियों के विरोध के कारण सरकार के गिरने की नौबत आ गई। शक्ति परीक्षण में मुलायम सिंह के समाजवादी और मायावती के बसपा पार्टी ने सहयोग करके मनमोहन सिंह सरकार को बचाया। इन परिस्थितियों में सन 2009 का चुनाव हुआ। इस समय तक मनमोहन सिंह की छवि एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता की बन चुकी थी। उन्हें शहरी मध्यम वर्ग का काफी सहारा मिला। इस समय तक पे कमीशन भी आ चुका था, जिसका लाभ नौकरी पेशा लोगों को बड़े पैमाने पर मिला। इन परिस्थितियों में 2009 का चुनाव हुआ। दूसरी तरफ भाजपा में वाजपेयी युग का अवसान हो चुका था। आरएसएस के साथ
भाजपा का कलह चरम पर था। LK आडवाणी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दिखाने के लिए व्यग्र थे। इन परिस्थितियों में सन 2009 के चुनाव में कांग्रेस को पॉजिटिव वोट मिला और यूपीए को बड़ी सफलता हाथ मिली। उसे अपने बल पर पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस को लगभग 206 सीट मिला 29% वोट के साथ, जबकि भाजपा 116 सीट पर चली आई और उसे 18.8% वोट मिला, जो 91 से कम था। इसके बाद दूसरे कार्यकाल में हम देखते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। इसे अन्ना आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। पुनः आंतरिक अशांति की स्थिति भी रही, कई जगह आतंकवादी हमले हुए। उसके बाद कांग्रेस पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगे। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी, वे काफी अलोकप्रिय हो गए थे। महंगाई अपने चरम पर था। इसी बीच भाजपा ने अपने नेतृत्व के प्रॉब्लम को सुलझा लिया और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्व का मौका दिया। उनके प्रति लोगों में काफी झुकाव था। उनकी एक हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनी हुई थी। साथ में गुजरात मॉडल का भी एक मामला था। लोगों में उनके प्रति काफी उम्मीद थी। इन परिस्थितियों में 14 का चुनाव हुआ और भाजपा को अपने बल पर बहुमत प्राप्त हुआ। यह पहला मौका था सन 1984 के बाद जब किसी भी राजनीतिक दल को अपने बल पर बहुमत प्राप्त हुआ था। पुनः 2019 का चुनाव हुआ और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपनी स्थिति को और मजबूत करते हुए 303 सीटें जीती। इन दोनों चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत लगभग 20% के करीब बना रहा और 2014 के चुनाव में उसे 44 सीट और 2019 के चुनाव में 52 सीटें। इस प्रकार हम देखते हैं कि 125 साल पुरानी पार्टी जो लगभग 55 वर्षों तक देश पर शासन करती रही, उसकी इतनी दुर्गति हो गई। अगले वीडियो में हम लोग इसके कारणों की समीक्षा करेंगे। नमस्कार।